नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गुजरात के काकरापार में परमाणु बिजली संयंत्र का तीसरा रिएक्टर हुआ शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु वैज्ञानिकों को दी बधाई। स्वदेशी रूपरेखा से बना है 700 मेगावाट का ये रिएक्टर। पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित गांवों में मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी। अब तक निकाले जा चुके हैं 7 शव। कोटद्वार में कार के साथ बहे दोनों व्यक्तियों के शव बरामद। प्रदेश में 24 से फिर होगी बारिश। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में कोरोना संबंधी मामलों की मॉनिटरिंग के दिए निर्देश। संक्रमित मिलने पर पिथौरागढ़ में अस्पताल सील। नैनीताल और हरिद्वार में कई पुलिसकर्मी क्वारंटीन। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के प्रति उत्साह दिखा रहे उत्तराखंड लौटे प्रवासी। चमोली और बागेश्वर जिले में योजना के तहत स्वीकृत किए गए करोड़ों के ऋण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के काकरापार परमाणु बिजली संयंत्र के तीसरे रिएक्टर की शुरुआत पर परमाणु वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ट्विटर पर श्री मोदी ने कहा कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 के सामान्य परिचालन स्थिति में आने के लिए हमारे परमाणु वैज्ञानिकों को बधाई। स्वदेशी रूपरेखा से बना 700 मेगावाट का ये रिएक्टर मेक इन इंडिया का एक गौरवपूर्ण उदाहरण है। ये इस तरह की अनगिनत भावी उपलब्धियों में निश्चित तौर पर अग्रणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वैज्ञानिकों की प्रशंसा की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आज परमाणु इतिहास में महान दिन है, क्योंकि गुजरात में स्वदेश में विकसित काकरापार परमाणु बिजली संयंत्र का तीसरा रिएक्टर शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर राष्ट्र अपने वैज्ञानिकों को नमन करता है। पिथौरागढ़ जिले के आपदा प्रभावित गांवों में आज तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। टांगा गांव में भूस्खलन के मलबे में दबे 11 लोगों में से अब 7 शव एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमों ने निकाल लिए हैं। दूसरी ओर मंगलवार को बारिश के दौरान नजीबाबाद बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटद्वार से लगभग 5 किलोमीटर दूर बरसाती गदेरे में आए उफान की चपेट में एक कार आ गई थी। इसमें सवार चालक को एसडीआरएफ और पुलिस ने निकालकर कोटद्वार अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं कार में सवार 2 अन्य लोग तेज बहाव में लापता हो गए थे। इनमें एक युवक का शव घटनास्थल से लगभग 7 किलोमीटर दूर काशीरामपुर तल्ला क्षेत्र में मंगलवार देर रात मिला। दूसरे लापता व्यक्ति का शव आज दोपहर लगभग 1 बजे खो नदी में सिद्धबली मंदिर के नजदीक पत्थरों में फंसा मिला। वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे तोता घाटी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त होने से अब भी बंद है। 4 धाम को जोड़ने वाले अन्य सभी हाईवे पर यातायात सामान्य है। इस बीच प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बारिश में कुछ कमी आने की उम्मीद जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 24 से 26 जुलाई तक पुनः बारिश में तेजी आएगी। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो 22 और 23 में जो एक्टिविटी है वो कम मिलने वाली है। जैसे पहले अनुमान था कि एक्टिविटी बढ़ेगी, तो वो चीज़ अब नहीं दिख रही है। जो फ्लो पैटर्न है मानसून का, उसमें मिडिल लेवल में काफ़ी चेंजेज है, तो उसकी वजह से जो एक्टिविटी वो अब कम रहने वाली है। और 24, 25, 26 में एक्टिविटी थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएगी, अनेक जगहों में मिलनी शुरू हो जाएगी हल्की से मध्यम बारिश। और साथ में जो हैवी रेन से एका दुका जगहों में नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं रीजन के, तो उसमें 24, 25 और 26 में एका दुका जगहों में हैवी रेन मिलने की संभावना रहेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक करके कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है। उन्होंने इस संबंध में सभी मंत्रियों को पत्र भेजा है। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में निजी अस्पतालों को भी कुछ शर्तों के साथ अपने यहां भर्ती किसी मरीज के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर उपचार की अनुमति दे दी है। इस बीच पिथौरागढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल की स्टाफ नर्स के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। साथ ही अस्पताल के डॉक्टर सहित पूरे स्टाफ को क्वारंटीन करते हुए उनके सैंपल भी जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अस्पताल के मरीजों को भी होम क्वारंटीन रहने की सलाह दी गई है। एक सिस्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो उसके बाद बसेड़ा अस्पताल को 7 दिन के लिए सील कर दिया गया है। उसके जितने भी कर्मचारी थे और डॉक्टर साहब लोग थे, उनको जो है उनका सैंपलिंग लेके उनकी उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी
तब उनको बसेड़ा अस्पताल को दोबारा खोला जाएगा। वहाँ पे जितने भी उस समय ओपीडी के पेशेंट थे उन सबको जो होम क्वारंटीन की सलाह दी गई। वहीं नैनीताल जिले में पुलिस के 5 दरोगा, 1 हेड कांस्टेबल, 6 कांस्टेबल और 1 फॉलोवर्स कोरोना संक्रमित मिले हैं। एसएसपी सुनील कुमार मीना का कहना है कि सभी का उपचार चल रहा है। इनके संपर्क में आए पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। हमारे कांस्टेबल्स 5 सब इंस्पेक्टर, 1 बार्बर और 1 हेड कांस्टेबल हमारा कोरोना पॉजिटिव आया है, तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ जगह जहाँ टेस्टिंग हुई है उनको जब तक टेस्ट का रिजल्ट आता है तब तक के लिए उनको आइसोलेशन में भेजा गया है, तो उनकी जगह हमने लाइन से और दूसरी हमारे जो ब्रांचेज है वहाँ से पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की है। जैसे ही वो लोग नेगेटिव आ जाएंगे अपनी अपनी ड्यूटी पर सभी लोग वापस आ जाएंगे। सभी थानों को बता दिया गया है भविष्य में सुरक्षित रहें, सावधान रहें, फेस मास्क, फेस शील्ड का लगातार प्रयोग करें, किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। हरिद्वार जिले में एक चौकी के दरोगा के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एहतियात के तौर पर बहादुराबाद थाने और 2 चौकियों के करीब 50 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट 13 जिले 13 डेस्टिनेशन के अंतर्गत पौड़ी जनपद का डेस्टिनेशन सतपुली तय कर दिया गया है। यहां एंगलिंग कैंप बासा 2 स्थापित किया जा रहा है। सतपुली पूर्वी नयार नदी के किनारे स्थित है, जहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदी का संगम है। नयार घाटी क्षेत्र सतपुली में 2 झीलें भी प्रस्तावित हैं, जहां जल क्रीड़ा की व्यापक संभावनाएं हैं। अभी पर्यटक सतपुली से 30 किलोमीटर दूर लैंसडौन तक ही आते हैं। इस डेस्टिनेशन के विकसित होने से पर्यटकों को पौड़ी जिले में रुकने के लिए अधिक स्थल मिलेंगे। साथ ही लैंसडौन से सतपुली तक बर्ड वॉचिंग और वाटर स्पोर्ट्स के अवसर भी पर्यटकों को उपलब्ध होंगे। नयार नदी महाशीर मछलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। माना जा रहा है कि प्रथम चरण में 2 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित हो रहा एंगलिंग कैंप जनपद की पर्यटन गतिविधियों को नए आयाम देगा। डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में जो सतपुली और खैरासैंड का एरिया चुना गया है हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो उसमें टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये एक्टिविटीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने वहाँ पे एंगलिंग कैंप बनाया है। उस एंगलिंग कैंप की विशेषता ये है कि जो नयार नदी है उसी के बगल में बना हुआ है। इसमें टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उस एरिया में काफ़ी संभावनाएं हैं। सतपुली का एरिया हम लोगों ने टेकअप इसलिए किया है कि कम से कम जो लैंसडाउन के लोग हैं या लैंसडाउन के टूरिस्ट हैं वो वहाँ पे आएँ। नयार नदी की जो महाशीर मछली है वो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे यद्यपि कि पूरे विश्व में ही अपनी एंगलिंग के और मत्स्य क्रीड़ा के लिए जानी जाती है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो जो अपना पंचेश्वर है जो चंपावत जनपद में है वो महाशीर के लिए बहुत ही पायनियर प्लेस है। उसी तरह उसके ठीक बाद हमारा जो ब्यास घाट है 90s से भी पहले की रिपोर्टेड वीडियोस हैं जहाँ पे कि 60 पाउंड की 80 पाउंड की महाशीर वहाँ पे एंगलर्स फॉरेनर्स आते हैं और मत्स्य क्रीड़ा करते रहे हैं। हमारे मत्स्य परिषद सतपुली पे एंगलिंग हट्स का निर्माण कराया जा रहा है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे एंगलर्स जो आएंगे मत्स्य क्रीड़ा के लिए और जो भी पर्यटक आएंगे उनको वहाँ पर रोकना है, ठहराने के बाद उनको नयार घाटी में ले जाना है। वहीं बागेश्वर जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्रथम चरण में 51 प्रवासियों को मुर्गी पालन, बकरी पालन और जनरल स्टोर खोलने के लिए उद्योग विभाग से 2 करोड़ 23 लाख रुपए का ऋण दिया गया है। योजना के तहत आज बागेश्वर में 115 लोगों के आवेदन पत्रों पर साक्षात्कार लिया गया। इससे उत्साहित प्रवासियों का कहना है कि अब अपने घर गांव में रहकर स्वरोजगार करना चाहते हैं। मैं सर एक्चुअली पहले राजस्थान के अंदर होटल व्यवसाय करता था। उसके बाद जो है लॉकडाउन जो हुआ अभी और इस दौरान मैं इस मतलब अपने गाँव में आया और अभी जो है मैं पोल्ट्री फार्म का यहाँ पर आया। मैं पहले दिल्ली में जॉब करता था उस टाइम पे। मैं अभी लॉकडाउन के उपरांत में घर आया है, मुझे पता चला कि यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन मिल रहा है, तो मैंने भी पोल्ट्री फार्म के लिए अप्लाई किया। बागेश्वर जिले में करीब 40,000 प्रवासी लौटे हैं। इनमें ज़्यादातर रोजगार विहीन हो गए हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार उन्हें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से रोजगार देने की कोशिश कर रही है। योजना में घर लौटे प्रवासियों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारियों का भी कहना है कि योजना के प्रति लोग काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आज हमने दूसरे राउंड का इंटरव्यू यहाँ पर रखा है
आज 131 लोगों के आवेदन पत्र हमें प्राप्त हुए हैं, जिनका कि समिति जो है परीक्षण कर रही है। इसमें अभी तक हमने जिन लोगों का इंटरव्यू लिया है, उसमें देखा कि कई सारे लोग जो दिल्ली से और बाहरी शहरों से प्रवासी के रूप में आए हैं। हम कमेटी इस बात का प्रयास कर रही है कि उनका जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके आधार पर अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, जो अन्य स्कीमें हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है और MSME स्कीम है, जो खासतौर से माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के लिए है, इसमें थ्रस्ट रहता है और इसी में इसका लोन का प्रावधान भी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का जहाँ तक प्रश्न है, वो मूलतः ऐसे प्रवासियों के लिए प्लान की गई है जो बाहर से आए हुए हैं और कोई भी कार्य यहाँ करने के लिए तैयार। लॉकडाउन में अपने घर गांव लौटे प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर प्रदेश में तेजी से अमल शुरू हो गया है। प्रवासी भी इसका लाभ लेने के लिए उत्साहित होकर आगे आ रहे हैं। चमोली जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 87 लाभार्थियों का चयन कर 4 करोड़ 88 लाख की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग को 1064 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से पहले और दूसरे चरण के साक्षात्कार में 102 अभ्यर्थी शामिल हुए। योजना के लिए पात्रों का चयन जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में किया गया। जिलाधिकारी ने योजना से जुड़े विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आवेदन करने वाले इच्छुक प्रवासियों को आवश्यक जानकारी और सहयोग उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत विनिर्माण, सेवा और व्यवसाय की सभी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य बेरोजगारों को उन्हीं के घर में स्वरोजगार उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा उद्योग, कृषि, मत्स्य उद्यान, डेयरी, पर्यटन, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, पशुपालन, नाबार्ड आदि विभागों के माध्यम से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि बेरोजगारों के लिए सभी क्षेत्रों में स्वरोजगार के विकल्प खुले रहें। हमारे 1000 से ऊपर पंजीकरण हो रखे हैं, परंतु जो फील्ड एप्लीकेशंस आए हैं हमारे पास 102 आए हैं और उन 102 में से 2 बार इंटरव्यू की प्रक्रिया की जा चुकी है और उनमें से कुल 86 लोगों का चयन करके उनको बैंक उनके फॉर्म्स भेजे जा चुके हैं। तो काफ़ी मुर्गी पालन व्यवसाय, अपनी दुकान खोलना या डेयरी में, इस तरीके के चीज़ों में लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। और इसके अतिरिक्त भी जो जिला योजना है उसमें भी कृषि उद्यान वगैरह को काफ़ी पैसे दिए गए हैं जो हमारे स्वरोजगार जनरेट करने वाले विभाग हैं, जिससे कि प्रवासियों को जो यहाँ पे पूर्व से निवासरत लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ा जा सके। मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए अप्लाई किया था और वो स्वीकृति हो गया। मैंने रेडीमेड गारमेंट के लिए अप्लाई किया था, वो अभी स्वीकृति हो चुका है। देहरादून रेलवे स्टेशन के आरक्षण कार्यालय के कामकाज को आज से पेपरलेस करने की दिशा में कदम उठाया गया है। कागज की बचत के साथ ही समय और पैसों की बचत के लिए मुरादाबाद रेल मंडल के स्टेशनों पर पेपरलेस कार्यप्रणाली को अपनाया जा रहा है। इसी के तहत देहरादून स्टेशन के आरक्षण कार्यालय में भी कागज का प्रयोग बेहद सीमित कर दिया गया है। देहरादून स्टेशन के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक संजय कुमार अमन का कहना है कि पहले चार्ट 4 प्रतियों में तैयार होता था, जिसमें प्रतिदिन कागज के 2 बंडल लगते थे। आज से सिर्फ 1 कॉपी में ही चार्ट तैयार होगा, बाकी सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। आरक्षण चार्ट की प्रतियां प्रिंट न करने से रेलवे को सालाना 40 लाख रुपए की बचत होगी। अभी तक सभी ट्रेनों के चार्ट विभिन्न स्टेशनों पर 6 माह तक रिकॉर्ड के तौर पर सुरक्षित रखे जाते थे। अब ये चार्ट केवल ऑनलाइन सुरक्षित रखे जाएंगे। हम अब जो चार्टिंग करते थे, पहले हम 4 कॉपियों में करते थे, लेकिन अब वो पेपरलेस हो गया है। हम सिर्फ 1 कॉपी में चार्टिंग करेंगे, जिससे कि हमारा एक तो पेपर बचेगा, पर्यावरण की भी सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात, हमारे पास जो मैन पावर वेस्ट हो रही थी ज़्यादा, वो बचेगा। बहुत कुछ बचत है, जिससे कि लगभग सालाना जो है हमें 40 लाख रुपए की बचत होगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।